बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो बेपनाह टैलेंटेड है। वो शायर भी हैं, वो मुसन्निफ़ भी हैं, वो अदाकार भी हैं, वो सदाकार भी हैं और तकरीबन 46 बरस से आर्ट से, फिल्म से, रेडियो से, थिएटर से वाबस्ता हैं। जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं हमेशा आपसे दाद वसूल करते हैं, आपके दिलों में उतर जाती है उनकी परफॉर्मेंस। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहसिन गिलानी साहब। ना तुम सलमान की माँ की बातों में आकर मेरी बेटी की जिंदगी खराब करती, ना आज वो इस कयामत से दो चार होती। ये मकाफात अमल है शमा बेगम। जरा फुर्सत में सोचना, तुमने हमारी आपा जी के साथ क्या किया। जो तरबियत का वक्त था वो तुमने अपने फलाही कामों में और गमों में गुजारा। वेलकम टू द शो गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज तशरीफ। साउंड सर। थैंक यू सो मच गिलानी साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके शो में आ सकूं और कुछ दिल की बातें आपको कह सकूं। क्या कहने, और मौका क्या है, आपने वक्त निकाला, ये हमारे लिए इज्जत अफजाई है, बड़ी नवाजिश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हुजूर ये दसो, ये यानी कि लालियां जड़ियां ने तादेर किवें बरकरार रखी जा सकती है? माशाअल्लाह। सच बोलते रहें, ये रौनक चेहरे पर हमेशा रहें। वाह, बस वाह वाह। तो फैमिली मैन है आप बहुत ज़्यादा? जी वसी भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि हम जब आउटडोर कहीं जाते हैं तो 3 से 4 दिन के बाद बहुत परेशानी होती है। और अब तो माशाल्लाह नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, तो बच्चों के साथ, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वेरी गुड। फिर उदास हो जाता हूँ, बहुत जल्दी उदास हो जाता हूँ। और फिर ख़ास तौर पे अपने बच्चों के हाथ के बने हुए जो खाने हैं, वाह, वो बहुत याद आते हैं। वाह वाह। तो जितनी कोशिश होती है कि शूटिंग खत्म हो, रात की फ्लाइट मिले, हाँ। तो अलग सुबह की फ्लाइट मिल जाए, बस पकड़ के सीधा लाहौर अपने घर। वाह। अबाई घर मेरा वैसे मुल्तान में भी है। अबाई घर मेरा मुल्तान शरीफ है। रहता मैं लाहौर में हूँ, काम मैं कराची में करता हूँ, आना जाना इस्लामाबाद में। वाह, और मैं वैसे ही शरीफ हूँ। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की ना, आज के हवाले से मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। और आप जैसे जो सीनियर्स हैं, जो मुसन्निफ़ भी हैं, ज़िंदगी को और ज़्यादा बारीक बीनी से देखते हैं, ये आपने फरमाया कि जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं। अमूमन तो जिससे बात करो वो कहता है जी अब प्राइवेसी चाहिए। जॉइंट फैमिली जो है वो दिलों में कदूरतें पैदा करती है, लोग दूर हो जाते हैं, लोग लड़ते हैं, और हमारा एक अपनी ज़िंदगी है, हमारा एक अपना टाइम है, और ये माजी की बातें हो गई। आप आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जी, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ, सब भाई भाभियाँ वहीं पे, आगे अपने घर में भी वही रखा है। जितने रिश्ते जुड़े हुए रहते हैं ना, अगर कहीं कुछ छोटी सी भी बात हो ना, तो दूसरा रिश्ता आके उसको संभाल लेता है। वाह 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 वाह। ये जो चीज़ है ना, ये इसकी हमें आज के इस हालात में इसकी शदीद ज़रूरत है कि अगर आप अलग अलग रहते हैं कहीं भी, तो अगर बीच में हो तो कोई बड़ा बैठ के बात ख़त्म करने वाला ही नहीं होता। तो ये बड़ी खुशनसीबी है जो लोग इकट्ठे रहते हैं, एक घर में एक छत तले इकट्ठे रहते हैं, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई बरकत और हो ही नहीं सकती। ड्रामे मैक्सिमम आप वो कर रहे हैं, घर तोड़ने वाले नहीं, और बातें आप पब्लिक को दिखा रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं कि घर ऐसे टूटता है। देख ले अल्लाह की कि कसम बच्चे, पब्लिक। हम बताते हैं
हर चैनल पे मैं हर तेन slot फड़ना पे- होने तो ठहर दे, पंजाबी च फड़ना तेन। हर चैनल पे हर स्लॉट में यही तो चल रहा है। उसकी वजह पता क्या है? हाँ जी। उसकी वजह ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये मेरी बात पूरे पाकिस्तान के लिए, ये हमारा ड्रामा नहीं है। हमारा ड्रामा वो था जिसमें हमारा कल्चर, हमारी जमीन से जुड़े हुए किरदार, हमारी अपनी बातें, हमारे अपने मसाइल, इन्होंने पड़ोसी मुल्क का ड्रामा उठा के अपने अंदर डाल दिया और अपने ड्रामे को बना दिया कि इश्क, मोहब्बत, शादी, और शादी के अलावा कोई दुनिया में काम ही नहीं और है। मोहसिन भाई सिर्फ कनसुइयां। हाँ, बस इन चीजों को अगर ला दिया है कि एक की शादी हो गई तो दूसरा कोई जानने वाला निकल आया, कोई जानने वाली निकल आई, तो उससे हालात खराब, उसके ऊपर ड्रामा चल रहा है। और मैं खास तौर पे मैं उनका नाम नहीं लेता, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट हेड बनी थी, वो खातून हमारी राइटर है, बहुत पुरानी राइटर है, नामवर राइटर है। तो उनको जब एक इदारे ने सरबराह बनाया इस चीज़ का, तो उन्होंने डाइजेस्ट राइटर्स जितनी थी, खवातीन, लड़कियां, उनको लेके 10-10, 12-12 लड़कियों को बिठा के चीज़ें बताएं कि इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। अब एक पाकिस्तान की बड़ी नामवर राइटर है, 25 स्टूडेंट्स हैं उसके, काम वो करते हैं, नावल निगार भी वही है, उसका नावल भी छपता है, उसका ड्रामा भी चलता है, लाखों रुपए लेती पर एपिसोड, काम बच्चियां करती हैं। तो हम वहीं पे खड़े हैं कि हमारा ड्रामा, जो हमारा ड्रामा था, जो पाकिस्तान टेलीविजन से चला, जो प्राइवेट में भी चला, जी जी जी, मुझे याद है उसमें जमाने में आपने बड़े लाजवाब ड्रामे लिखे हुए हैं। असगर नदीम सैयद साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, जुनेजो साहब है, कराची के बड़े अब्दुल नामवर कादिर जुनेजो थे। जी जी। तो इतने बड़े बड़े शानदार ड्रामे हुए। एक बात जो मैं खास तौर पे करना चाहता हूं, अगर मुझसे कोई वन लाइनर मांगा जाता है कि जी आप स्क्रिप्ट दें, मैं स्क्रिप्ट देता हूं, यार इसको जरा थोड़ा सा तफसील से लिखें और इसके 2 एपिसोड भी दें और तफसील से पूरी कहानी लिखें। कहानी लिख दी, तफसील से चली गई। उसके बाद क्या हुआ, 2.5-3 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे भाई जवाब तो दो, 3 महीने के बाद मिलेगा। ओहो, इस तरह का तो ड्रामा हमारा खुद बन रहा है, और वो आपकी चीज आपको मिल जाती है। वो बस यूं होता है कि ये जो टेबल है, ये सोफे के उस तरफ आ जाती है, ये यहां आ जाता है, वो वहां आ जाता है, और आपका ड्रामा चल रहा होता है, आप देख रहे होते। ये होता है। आपके साथ किसी खास प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। क्यों ये बात अगर मैं जज्बात से और इससे कह रहा हूं, तो सच बोलते हुए कह रहा हूं कि ऐसा होता है, और बहुत सारे लोग हट के बैठ गए। ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ड्रामों की जो इंडस्ट्री है, ये कल्चरल जो हमारे प्लेज हैं, जी जी उनको दिखाने से क्यों घबराता है? सर, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अब मुझे देखें, अभी भी कुछ ड्रामे हैं, अगर आप ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, आप किसी भी एक कल्चरल ड्रामे के लिए बाहर जाते हैं, किसी आउटडोर लोकेशन में जाते हैं, वो ड्रामा आपका हिट हो जाता है। उसकी स्क्रीन बदल जाती है, उसमें कैरेक्टर अपने गेटअप में आता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं। और फिर कैरेक्टर अपनी टोन, टेम्पो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, कलर्स है ना जी जिंदगी, कलर दिखाता है। कल्चर जिंदगी है जी। तो लोग उसको देख के कहते हैं यार वाह वाह, बहुत मजा आया। तो अब ये उस तरफ जाने लग गए हैं कि हमें अब अपनी स्क्रीन को बदलना है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब अच्छे से अच्छा ड्रामा आएगा। बात वही है, पहले स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट, उस तरफ जो तवज्जो है। अब मैं एक बात, एक ड्रामा मेरा चला, सीन आया मेरे सामने, तो मैंने सीन देखा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा। डायरेक्टर साहब बोले क्यों नहीं करेंगे, ये देखें ये पूरा इंतजाम है, ये शादी। मैंने कहा ये मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। कहते फिर हम ऑफिस में, मैं कहा ऑफिस के ऊपर 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 जिससे कहना कह दे, ये मैं नहीं बोलूंगा। और ऐसा क्या था उसमें? उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे मसलक के हिसाब से, जो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता था, कि आपको गलत पता है कि मसलक के हिसाब से जरा सी भी जो एक चिंगारी है ना, वो बहुत बड़ी आग भड़क, और एहतराम करना चाहिए। ड्रामे का क्या ताल्लुक है? तो एहतराम करना चाहिए। उनको मना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट हेड को बताया, प्रोजेक्ट हेड ने उधर बताया। मैं मशकूर हूं अब्दुल्ला कादवानी साहब, उन तक बहरहाल बात पहुंची। तो उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है,
ये नाम की डब करें सारे और आगे इस सीन को चेंज करें, नाम सारे डब करें, वो सारा का सारा बदला। मतलब अगर कोई स्टैंड ले और उसको पता है कि इस बात पे अगर मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, तो उसको पता हो कि मैं क्यों कह रहा हूं, और तो दूसरे उसकी बात सुनी जाएगी। और बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, बड़ी अहम बात है, मैं इसकी बड़ी आपको दाद दूंगा। और दूसरे जो भी मेकर्स हैं, खासतौर पे जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको मुआशरे के फैब्रिक का अंदाज़ा हो, यहाँ पे जो सेंसिटिविटीज़ हैं, यहाँ पे जो लिसानी और बिल्कुल मसले की जो एहतराम है बाहमी, हमने उसको बढ़ाना है, उसको खुदा न खास्ता ख़राब तो नहीं करना है। मेरा पहला सवाल ये था कि जिन्होंने ये लिखा है, क्या उन्होंने मासूमियत में लिखा है या बहुत होशियारी से लिखा है? दो चीजें हो सकती, बीच वाली तो हो ही नहीं सकती। फिर कंटेंट डिपार्टमेंट में जहां चीज जाती है, उधर से होती हमारे हाथ में आती है। अगर मैं इस चीज को पता कर सकता हूं कि यार ये चीज तो खतरनाक है, और तो इसके बाकी ये- लोगों को भी पता होना चाहिए। अच्छा ये बताइए मोहसिन भाई कि इतने आपको रियलाइजेशन है चीज़ों की, सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है, सीनियर हैं आप, और फिर जिन वैल्यूज़ का आपने जिक्र किया, तो ये जो अब सोशल मीडिया का हमारा चलन है, जिसमें बिल्कुल ही किसी नौइयत का सेंसर जो है हमें नज़र नहीं आता, उसमें अच्छा काम भी है मगर उसमें ऐसा काम भी है जो आपके सामने है। जी, आप जैसा सीनियर आदमी उसको कैसे देखता है? मैं तो सिर्फ ये देखता हूं कि अभी एक मिसाल दूंगा, आपको सारा समझ आ जाएगा मैं कैसे देखता हूं। मुझे सकीना समो साहबा फ़ोन करके बताती हैं कि ये एक कैरेक्टर है, ये आपने करना है। तो मैंने कहा रुके, इसके आगे कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मैंने आगे कहानी सुनाई, तो स्क्रिप्ट आपको पहले मिल गया। मैंने कहा नहीं, ये मेरा छठा ड्रामा है, मैं यही कैरेक्टर कर रहा हूँ। सर मैंने 9 ड्रामे किए, जिस ड्रामे में हीरो चोरी करता है और घर में कुछ चोरी हो जाती है और मसले होते हैं, ठीक है, 9 ड्रामे मैंने वो किए। इस तरह के बहुत सारे, मुझे अक्सर ये कहते हैं कि यार जो माशरे में हो रहा है उसको दिखा देगी तो क्या है। भाई माशरे में जो हो रहा है आप उसको एक अच्छे तरीके से मैसेज बना के भी दिखा सकते हैं, ना कि वो सारी चीज़ उठाएं। मैं आपको बताऊं, मैं यूके में गया, दूसरी जगह गया, वहां क्या नहीं होता। हम दोस्तों के साथ गए तो वहाँ एक दुकान के ऊपर हम अभी खड़े थे, तो एक मैन आया और उसने कहा ये चीज़ें, ये बस इशारा किया कि यहाँ, उसने सारी चीज़ें उठा के दे दी, उसने शॉपर में डाले, चला गया। तो मैंने पूछा कि ना पैसे दिए ना कुछ। जो हमें वहाँ लेके गया हुआ था वो पाकिस्तानी था जो दुकान पे खड़ा था। उसने कहा कि यहाँ नहीं बोल सकते हम, वरना वो सब कुछ तोड़ देता, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा भाई, ये चीज़ें तो वो नहीं दिखाते। अब हम बैठे हैं तो मेरा वो बैग जो था वो गाड़ी में रह गया और बाहर निकले तो कहने के बैग कहाँ? मैंने कहा गाड़ी में। अरे नहीं आ जाओ बैग निकालो, क्योंकि वो शीशा तोड़ के निकल। भाई ऐसी क्या चीजें हैं पूरी दुनिया में, वो ऊपर नहीं लेके आते हुए। आपके मीडिया है, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह क्या चीज दिखानी है और उसको किस तरह से दिखाना है। जरूरी नहीं कि आप अपनी हर बुराई को दिखाएं कि हम गंदे गंदे गंदे, ऐसा नहीं होना। ये जिस किस्म के ख्यालात का आप इजहार कर रहे हैं और जितना आप ब्लंट हैं और जिस तरह से आप जो कहते हैं ना स्टैंड लेते हैं, उसके बावजूद आपको इतना काम कैसे मिल जाता है? नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्लंट अदाकार मोहसिन गिलानी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। चलिए। हाँ, इसमें हो सकता है कोई अच्छा स्क्रिप्ट निकला है। जी जरूर। लेकिन बस भाई, आप ब्रेक में कोई बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि उस पर हम बात करेंगे। जी वो था, ड्रामे का नाम है मिरातुल अरूस। ठीक है। तो वो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जब उसके प्रोमो बनने लगे टीजर, तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब वाला। जी तो ये ड्रामा पहले बना, अकबरी असगरी उस टाइम से भी बन गया, फिर अब कराची में बना। एक जमाने में शौकत ज़ैन साहब ने भी किया था। जी, तो ड्रामे का नाम था। तो मुझसे वो कहने लगे कि जब प्रोमो बनने लगे थे तो वो बोली मरातुल अरूस, तो इस तरह मैंने कहा नहीं, मीरातुल अरूस। तो वो मैंने बात की तो उन्होंने कहा जो मोहसिन ने बोला मैं वही बोलूँ। अब वो बात, डायरेक्टर भी वो परेशान हो गया, दूसरे भी, अब सारे ऐसे बोलने लगे मेरा। तो बात चली गई फिर ऑफिस। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बीच में राइटर ने कहा ये गलत बता रहे हैं, इसको ऐसे को नहीं। मैंने कहा कि यार भाई आप यही बोलो, बात खत्म हो गई। बात ऊपर गई
तो फिर अब्दुल्ला कादवानी साहब ने कहा मिरातुल जेर के साथ लिखे इसको, ये मरात नहीं है, ये मिरातुल रूस है। तो उनके ऐसी दो चीजें हो जाती हैं कि जब आप कहीं किसी बात पे आपको पता हो कि यार ये बात हाँ ऐसी है, क्योंकि रेडियो ने कम से कम आपको इस काबिल तो किया है ना कि आप कुछ नहीं क्या बात है जी, क्या बात। दो नॉवेल थे टीपी मिल साहब के, मिरातुल उरूज और बिनातुन नाश, उन दोनों के ऊपर काम हुआ था। अच्छा, अब जहां बागी होने लगता है ना, अब्दुल्ला कादवानी को पहले फोन कर देते हैं, भाई गाल आने लगी तेरे को, संभाल नहीं आप। देख लो, मैं जबर को जेर नहीं होने दूंगा और जेर को जबर नहीं होने दूंगा। नहीं, जिस चीज का आपको जरा सा भी पता हो तो आप कह तो सकते हैं ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। ये जो जेर जबर पेश जुबान, एक तो हमें समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कि तलफ्फुज को सही तरह अदा करें, भावे पंजाबी दा होवे, भावे उर्दू दा होवे, कोई भी, भावे सराइकी दा होवे, जी सर, हर वो जो सदियों का डायलेक्ट है जिससे उसने जन्म लिया, जब हम मेडा सोना कहेंगे तो उसी के अंदर खूबसूरती है, क्योंकि सदियों लोगों ने उस लफ्ज को ग्राइंड करके मेडा सोना बनाया है। तो हम ये क्यों नहीं समझते कि तलफ्फुज से हुस्न पैदा होता है शख्सियत में और गुफ्तगू में। ये जैसे अब सराइकी में उसको कहते हैं ना, मेरी जिंद, जी जी जी, और मेरा सोना, जी हाँ, मेरा मिठड़ा। यस यस यस। और अब ये जो लफ्ज है ना, माँ के लिए आप मामा, अम्मी, माँ, जो के सराइकी के लिए एक लफ्ज है अमड़ी, अमड़ी, वाह मेरी वाह, अमड़ी, वाह वाह। तो ये ऐसे खूबसूरत लफ्ज हैं, अगर उनको उसी तरह से अगर कहा जाए जी। तो अब देखें ना कि हमारे इस कल्चर में से जोहराना निकल गया, जी अशाया निकल गया। हम हमारे ये किस कदर खूबसूरत अल्फाज, इतने खूबसूरत लफ्ज सुभान हैं, अल्लाह। तो वो ये सारी चीजें अब निकलती जा रही हैं। और मुझे आपकी बात बड़ी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बचपन के जितने दोस्त हैं सरगोदे थे, और यकीनन माँ भी बहुत खूबसूरत लफ्ज है, अमड़ी भी बेपना, हर जुबान हर लहजे का अपना अपना, मैंने जदों भी कॉल कर देने, और पंजाबी में जब बेबे कहते जी हैं, बेबे दा किया, हाय हाय हाय, तो मैं मतलब उसका एक अजीब उसका हुस्न है, और मतलब वो जैसी बेबे कहता है तो मैं फौरन 7-8 साल का हो जाता। हाय हाय, क्या बात है, रिश्ते कितने लै गए तुसी सानू? मैं वहां लेके गया हूं जो अब भी यहाँ वही होना चाहिए। हमने इस कल्चर को, इस मिठास को, भूलने नहीं हर देना। जुबान का एक मिठास है, लहजा है, इसको भूलने नहीं देना। भूलने नहीं देना। वाह, क्या कहने रिदा, बढ़िए। वाह, मैं वसी भाई आपको एक बात बताऊं कि रेडियो वो जादू है जिसे सुने बगैर लोगों को नींद नहीं आती थी। ऐसे रेडियो का ड्रामा और फरमाइशी प्रोग्राम इससे सुनते थे, और ये वो रेडियो है जिसने हमें बोलना सिखाया, लहजा सिखाया, तलफ्फुज़ की आप बात कर रहे तलफ्फुज़ सिखाया, जिसकी मैं बात कर रहा था। और जब मैं रेडियो स्कूल की तरफ से तकरीरी मुकाबले में गया तो उन्हें 1970 मार्च, तो उन्हें मेरी जब आवाज़ पसंद आई तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दें। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी कि रेडियो वालों ने कहा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, माशाल्लाह। और मैंने वो प्रोग्राम किया। तो आज इसने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी बनाया। इसकी वजह से मैं पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग ड्रामा निगार भी हूँ, आउटस्टैंडिंग ड्रामा वॉइस भी हूँ, और ये मैं भूल सकता, मेरे लिए ये जादू है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा खजाना है। वाह। और आप देखिए एक और बड़ी क्वालिटी थी मौसम भाई कि ये रेडियो आप वेड़े च रख लो, तुसी सहन च रख लो, तुसी कमरे च रख लो, सारे इकट्ठे बह जाओ, तानू बंद करने की लोड़ नहीं होती सी कि बच्चे सुन लेंगे तो की होएगा। ऐसी प्रोग्रामिंग होती थी कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लुत्फ भी लेते थे, सीखते भी थे। देखो, बच्चों का प्रोग्राम अलग चल रहा है, देहाती भाइयों का प्रोग्राम अलग चल रहा है, फौजी भाइयों का प्रोग्राम और जो अलग, बड़ों का भी चलता था वो ऐसा नहीं होता था कि कोई सुन ना सके। सर क्या मैं कहता हूं कि हर वो चीज जो कहते हैं ना कि हम तो रेडियो से जुड़े हुए, ये रेडियो वो चीज है जिसने मतलब हमें, आप देखें कमर्शियल सर्विस चलती थी, उसमें वो जो कमर्शियल आता था ना बीच में, जो उसकी एक साउंड आती थी एंड में जब वो खत्म होता था, वो आज तक कानों में गूंजती है कि ये वाकई मैं इससे बड़ा जादू किसी को नहीं समझता, ये बहुत बड़ा जादू। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। रिदा, अरे वाह 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 वाह, ये
वसी भाई, ये वो जादू है, इसके बगैर आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं हो सकता। मैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अलिफ बे पढ़ा के तलफ़ुज़ ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो है जिसको हर उम्र में पढ़ना चाहिए अगर आप तलफ़ुज़ दुरुस्त करना चाह रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि आपकी हे गलत है। आप खे जो है आप खुशी कहते हैं, आपका खे का साउंड खत्म हो गया। मोहम्मद नहीं कह सकते, हे का साउंड खत्म हो गया। उसके बाद गैन गुस्सा कहते हैं, गैन का साउंड खत्म हो गया। गुस्सा, हाँ, गुस्सा की गैन नहीं। अच्छा, आप किसी का नाम लेंगे, अब फे का खत्म हो गया, अफजाल बोलते हैं, अफजल। जी जी जी, ये साउंड फे का भी, वाव का बोल रहे हैं। जी जी जी, ये सारे साउंड खत्म हो गए। और आके जो सबसे बड़ी एक तकलीफ दे बात है वो है काफ काफ गाफ। अलग अलग है ना जी। ये एक अलग अलग साउंड है इनके, और इस साउंड में आप जो है अगर कीमा नहीं कह सकते एक बच्चे, अगर वो इकरा नहीं कह सकती, अगर कुरान पाक नहीं कह सकती, तो वो काफ किताब वाला इस्तेमाल करते हैं। ये काफ काफ गाफ, इनका साउंड जो है आपको तलफ़ुज़ के लिए अगर अलिफ बे आती है, तो मैं आज यूनिवर्सिटी में भी उनको कहता हूं अलिफ बे अगर सही बोलना शुरू करोगे तो आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त हो जाएगा। बहुत अच्छी, तो ये मेरा इश्क, अहम बात है। वाह 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 वाह। और ए मुल्तानी मिट्टी जिड़ी है, हाय और सर की पूछ लिया, पूरी दुनिया में मुल्तानी मिट्टी जाती है सर, उसको 2-4 और मुख्तलिफ की करीमों में मिला के वो ऐसा ऐसा महंगा करके बेचते हैं। आप पड़ोसी मुल्क में देखें, वो जहां भी होंगे वो कहेंगे बस ये चीज, ये जी मुल्तानी मिट्टी की, हाँ जी, ये चीज, ये उपटन है, ये जी वो फलां की जगह का उपटन। उसकी खुशबू है जो सावन के मौसम में बारिश की पहली बूंदें जब मिट्टी पे गिरती हैं, वो जो खुशबू उठती है, वो अगर आपके वजूद से, आपकी जुल्फों से आती हो, वाह वाह वाह। तो मुझे बताइए कि वो फिर मुल्तानी मिट्टी का असर कैसे कैसे नहीं, इसीलिए तो आप देखें ना, रोमांस वाबस्ता है मुल्तानी मिट्टी से है उस मिट्टी में। आप देखिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जितने भी बड़े बड़े नामवर हैं, और आज मैं एक खूबसूरत बात कहने लगा, अदाकार मोहम्मद अली साहब लोग समझते हैं हैदराबाद कराची, वो मेरे हल्का और मेरे ही घर की जो दरबार पिराने पीर है, उसके साथ हमारी एक मस्जिद है, मस्जिद फुल हट, वहां पे मस्जिद इमाम थे उनके वालिद साहब, मोहम्मद अली साहब के। जी। तो वो हुजरे में रहते, वहां पे मिलत हाई स्कूल है, जहां से मैट्रिक करने के बाद भाई के पास वो हैदराबाद पहुंचे, और हैदराबाद में उन्होंने ऑडिशन दिया, फिर हैदराबाद, कराची, और फिर फिल्म वो भी मुल्तान के सदाकार। तो प्लेटफॉर्म वहां मिला, मगर जी। बुनियादी ताल्लुक मुल्तान से। वो मुल्तान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी उस मिट्टी से, उस आपने मुल्क का मुझे कहां पहुंचा दिया की मिट्टी। एक दूजे को कितने पहुंचाई जा रहे थे सर जी, आपको देखें, आपको कोई देसी चीज खानी हो ना, देसी, कि यार ये और कहीं ना मिले, आप मुल्तान चले जाएं। वाह वाह। तो ये असद इस बात का गवाह है। ये बच्चा जो है, ये मेरे ड्रामा सीरियल चुनरी में था। हम थिएटर कर रहे थे जन्म जन्म की मैली चादर, वहां तमसील में। तो इनकी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, चकोरी बेगम, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे बेटे को आपने हीरो बनाना है। मैंने कहा देखें, हमने चांस देना है, हमने उसे कैरेक्टर करवाना है, डायरेक्टर से मैं कहूंगा कि जी इस लड़के से करवाना है, आगे उसके किस्मत, उसका नसीब है, वो अच्छा करेगा तो वो हो जाएगा। और लाडला आर्टिस्ट बन के आया। मैं एक बात बताऊं कि मैंने बहुत सारे लोगों की उर्दू सुनी, चकोरी बेगम साहिबा जो उर्दू बोलती थी, खावर बेगम उनका नाम था ओरिजिनल, वो उर्दू मैंने नहीं सुनी किसी भी स्टार की जुबान से। अब उसके बाद पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई है फिल्म स्टार मुमताज बेगम से, तो उन्होंने जो उर्दू बोली, मैंने कहा आपकी उर्दू सुन के मुझे चकोरी बेगम याद आ गई। ये है उर्दू बोलने का एक मकाम। क्या कमाल, दारो नतनी था उस कैरेक्टर का। कुछ चीजें होती जो अमर हो जाती। तो ये बच्चा फिर आया, इसने काम किया। तो इसलिए ये गवाह है कि जब हम वहां मुल्तान में शूट कर रहे थे, तो एक कारवां चलता है मेरे साथ साथ। तो फिर आर्टिस्ट भी चले जी मुल्तान, क्या है
हम फुटपाथ पे बैठ के प्याले वाली चाय पी रहे हैं, एक कुल्फी खा रहे हैं, कहीं पे हम चाप खा रहे हैं, कहीं पे गोलगप्पे। हमारी एक आर्टिस्ट, मैं अब शादी होगी उसका नाम नहीं लेता, बहुत बाकमाल आर्टिस्ट थी वो। तो वो गोलगप्पे वाली रेडी के ऊपर उसने कहा बस मुझे यहीं खड़ा रहना है। मैंने सब लोगों से ये कहा भाई दूर से फोटो बनाना है, कुछ करना है, करीब ना आए, तंग ना करें, क्योंकि आर्टिस्ट हैं, इनको मैंने कहा था पैदल चलो, जहां चलना है पैदल चलो, घूमो फिरो आजादी से। तो वो फिर सिर्फ गोलगप्पे खाई, दोपहर में भी शाम में भी। आजकल हम एक कहते हैं ड्रामे की शूट पे वो रिफ्रेशमेंट का टाइम हो गया जरा, वो तो ये मुल्तान में चलता है सर। दाल वाला समोसा, गुलाब जामुन, दूध वाली बोतल और फालूदा, ये सारे आइटम शाम के हैं जो आपको 3:30-4 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान आपका इशाइये से पहले आए हाय हाय इशाइये से पहले ये रिफ्रेशमेंट। उसके बाद आप अपनी मर्जी का इशाइया। बहुत अच्छे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सैयद मोहसिन गिलानी साहब, और बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारे विजडम के साथ और बहुत सारी तारीख के साथ। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, मोहसिन साहब, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने भाभी को अपनी पसंदीदा अदाकारा के बारे में बताया हो और उन्होंने आपको उनके साथ काम करने पे पाबंदी लगाई हो? वैसे आपकी पसंदीदा अदाकारा हैं कौन? क्या जबरदस्त सवाल है। और मजे की बात है, मैंने घर का माहौल ऐसा सेट रखा हुआ है कि मेरी बीवी ये कहती है कि फलां अदाकारा के साथ आपका कपल बहुत अच्छा लगता है, और उसमें वो बाबल ड्रामे का भी हाथ है। मेरी सारा बेटी ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आज कोई खास बात है, कोई चक्कर है जरूर। और सबा फैसल वो कहती है कि आपका कपल इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दोनों में, बाबुल में आप वो दोनों थे, और उसमें जिंदगी और कितने जख्म में आप और अस्मा। मेरी आइसक्रीम नहीं, क्यों नहीं? क्या करती हो नदिया? अबू को सुकून तो कर लेने दिया करो, आते ही फरमाइशें शुरू कर देती है। कैसी दुख की घड़ी है। खुदा के लिए अपनी जुबान बंद रख बस। कि तो बेशुमार मैंने ड्रामे किए। मैं वो, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं सबा फैसल का पहले ड्रामे का भी वाकया सुनवाऊंगा। जब मैं साबरा कह के हाथ पकड़ता तो शर्मा जाती थी, अब तो हम शर्मा जाते। सर आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये वो अरेंज थी जिसमें लव था। वाह, घर वाले यही समझते रहे कि ऐसी अरेंज की थी। नहीं तो विच लव लव चली जा रही है। जी, मेरी मोहसिन साहिब से फरमाइश है कि वो सराइकी में कोई रोमांटिक सॉन्ग मुझे गाकर सुना दे, क्योंकि मेरा कोई प्यारा मुझसे नाराज है। भाई जी सराइकीज को सुनाओ। मैं सद के वंजा। शाकिर शुजाबादी साहब का एक शेर, उनसे किसी ने पूछा कि आपने जो जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारी है, आप माजूर भी हैं, बोल भी नहीं सकते, गुर्बत भी बेइंतहा देखी है, तो आप क्या समझते हैं आपको जिंदगी से क्या मिला? तो उन्होंने ये शेर सुना, इथा जो भोग भोगे हैं, भोग कहते हैं तकलीफ हो, दुख दर्द। इथा जो भोग भोगे हैं उथा कोई जजा मिलसी। इथा जो भोग भोगे हैं उथा कोई जजा मिलसी, थकेड़े सारे लहवे सिन नबी मिलसी खुदा मिलसी। सुभान अल्लाह। शाकिर उन्होंने जिक्र होया, मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत मुशायरे उनके साथ पढ़े। बल्कि तुम याद होएगा क्योंकि मुशायरे जी जी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੋ ਤੇ बहुत ही कमाल की यादगार महफिल सी। सराइकीज को होर शायद। हाँ जनाब, अपने महबूब को जिस तरीके से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो कहीं तसव्वुफ की आखिरी मंजिल पे ले गया।
आ चन चौधी दा कोल मेरे तेकू अतरा नाल धवेसा कजल पवेसा। तो मैं इत्र से धो दूंगा आया और काजल डालूंगा। आया क्या कहने, वाह वाह। सदकुल आसमान दे तारियां को मैं अदब दी कान झुकेसा जशन मनेसा। वाह कड़ खून जिगर दा मैं दिल बर तेरे हत्थां ते मेहंदी लेसा हथ रंगेसा। क्या जी। बात है। मोहसिन साहब, आपको मैंने ड्रामों में सख्त इंसान के रूप में देखा है, हकीकी जिंदगी में आप ज़्यादा सख्त हैं या आपकी बीवी? हकीकी जिंदगी में मैं जितना एक मासूम और नर्म मिजाज आदमी हूँ, जी जी जी। तो इससे अंदाजा लगा लें कि बीवी जो घर की एक वजीर है, जो घर की मलका है, जाहिर है वो सख्त मिजाज। वो ऐसी वजीर है जो हाकिम भी है। उसी ने चलाना है सिस्टम, उसने चलाना है। डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर। बस बस आप समझदार हैं। तो आपके पास तो कठपुतली किस्म की हुकूमत हुई। क्योंकि हमारा जो सराइकी कल्चर या हमारा वो है, वहां पे बीवी जो है ना बेचारी दबी दबी रहती है, खामोश रहती है। अगर मियाँ घर में आया तो बच्चों को कि थके हुए जरा शोर ना मचाए। तो मकसद ये था कि उनको उस तरह से रखना कि जिस घुटे हुए माहौल में मैं पल बढ़ के जवान हुआ हूं, मेरे बच्चे जो लाहौर की तालीम ले रहे हैं, लाहौर के माहौल में पल रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी हो, एतमाद भी हो, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को ये समझें कि बस हमने हर बात कह सकते हैं। तो इसलिए वो जो माँ का एक कैरेक्टर होता है, उसको अगर ये आज़ादी देंगे तो वो बच्चों का माहौल ऐसे रखें। उसको आप जो उसका हक है, जो एहतराम भी, आज़ादी भी, इख्तियार भी, एक इख्तियार सबसे पहले, और जो उसका हक है जी, वो इख्तियार दिया हुआ है कि घर को आपने रखना है। हमें पता भी नहीं होता बच्चों को डांट डपट करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, सब चीजें, क्योंकि आपको चेक जो मिला है ना, आपने वो देना है, उसको पता है इसमें गुजारा करना है और कहीं से नहीं आने। तो वो सिस्टम को औरत ही बनाती है। बस एक चीज वो मांगती है, तवज्जो, उसमें मैं नाकाम हो जाता, उसमें मैं नाकाम हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा, मतलब शायद आगे चलेंगे तो बात बढ़ेगी, क्योंकि बात जरा दूर तक निकल गई। उनके सवाल ने कहीं घुमा दिया। घर की चार दीवारी से बाहर मुझे कभी फोन नहीं आएगा, कभी मैसेज नहीं आएगा, कहाँ है, किसके साथ है, वो खाना खाया नहीं खाया, बताएं मैंने अभी खाना ना, ये ड्रामा नहीं। पहले दिन से ये तय है कि मेरा जो शोबिस है, मेरी जो दुनिया है, उसको तुमने डिस्टर्ब नहीं करना, घर की चार दीवारी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन आपको ये एहसास है कि आपकी तरफ से तवज्जो में कुछ कमी रहती है? यस, ये आपको 100% कैसे, मैं एतराफ कर रहा हूं कि बहुत कमियां हैं। इस पे हम अगले आपके हाथ बात आ गई। मैं इसलिए ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक चीज़ का आपको इदराक है, तो आप क्या मशवरा देंगे नौजवान नस्ल को कि अगर आपको ये रियलाइजेशन है जरूर कि अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि तवज्जो में कमी है, तो कैसे उस तवज्जो को बढ़ाया जा सकता है ताकि रिश्ता मजबूत हो? जी बिल्कुल सही। उस बाकी फिर जो आप बताना चाहें। अब आप कुछ और भी बताना चाहें तो हम सुन लेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहसिन भाई प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सैयद मोहसिन गिलानी। कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मोहसिन भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं एक अच्छा शौहर नहीं, बाप बहुत अच्छा हूं, दादा बहुत अच्छा हूं, नाना बहुत अच्छा हूं। शायद मैं पलट के पीछे देखता हूं तो अपनी मसरूफियत में, अपनी चीज़ों में मैं एक अच्छा शौहर साबित नहीं हूं। सिर्फ तवज्जो न देने की वजह से जो आप पहले बात कर रहे थे? के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब आपको कहीं ऐसी ज़रूरत होती है जब समझते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो। तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में, कुछ मसरूफियत है, कुछ ऐसा, तो मैंने अगर आज बैठ के ये सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं
वो वक्त दे सकता था। अगर मैं कहीं बाहर गया हूं तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक दफा बीच में रोक के एक बात की, आपने या बेगम साहबा ने? बेगम ने। अच्छा। मुझसे ये सवाल किए, मेरे पास जवाब नहीं थे, मैं भाग नहीं सका, उल्टे सीधे जवाब नहीं दे सका। वो ये था कि कहीं भी गए, कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी लगी मैंने ले ली, नहीं। कभी ये, मैं हमेशा ये समझता रहा, जो मैं आज बताना चाहता हूं, कि आपको 4 पैसे मिले, आप आके कहते हैं कि ये लो अपनी पसंद की कोई चीज ले लो, वो वहां औरत टूट जाती है। जो आप लेके आते हैं, जो लेके आते हैं, अरे भाई आप सिर्फ एक काजल की डिब्बी और अगर लिपस्टिक भी लेके आते हैं, दंदासा मुसाग सरायकी में आप ऐसी कोई चीज लेकर आते हैं, चांदी के बुंदे ले आते हैं, कोई चीज आके लाके दे देते हैं, तो मैं शायद इन चीजों को अहमियत नहीं देता था। अब मैं आजकल जो नौजवान हैं उन सब से ये कहता हूं कि इन चीजों को अहमियत दें। अगर बीवी मजबूत ना हो तो वो बहुत जल्द टूट जाती है और एक फासला बढ़ जाता। तो उसने ये हिम्मत करके सारी चीजें कि जब जब ऐसी कोई जरूरत पड़ी आप मेरे साथ नहीं थे, मैंने जब घुमाया तो मैं नहीं था। फिर कहीं भी कुछ होता है तो उन चीजों को मैं देखता हूं कि वो जो एक खला है, अब मैं पूरा करने की कोशिश भी करूं तो मैं शायद उस जगह नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं हर नौजवान से, हर शख्स से ये कहूँगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें, और लाइफ पार्टनर को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपकी खुशी की ज़रूरत भी होती है, आपके प्यार की ज़रूरत भी होती है। और वो चीज़ जो आप लाकर ये कहें कि ये मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी, तुम्हारे लिए मैंने पसंद की, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो शायद वो ये लफ्ज़ सुनने के लिए हमारी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए। यार ये बड़ी गैर मामूली आपने बात की है, और ये इंतहाई अहम बात है कि कैसे माशरे में, जिसके ऊपर पिदरसरी निज़ाम की हम बात करते हैं, पेट्रियार्की की बात करते हैं, जहाँ ये फ़ख्र है कि मर्द जो है वो इजहार नहीं करता, ये फ़ख्र है हमारा कि ये मर्द जो है वो इजहार नहीं करता। ये बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ा हौसला आपका, बड़ी अहम बात है, इससे बहुत लोग अब देखिए ना सीखेंगे। वसीम भाई के एक बंदा टूट के संभल रहा है, टूट के संभल रहा है, वो अपनी उस 4 दीवारी को संभाल के बैठा है, और आपको उम्र के किसी ऐसे हिस्से में जब वो एहसास दिलाता है को आपको समझ आता है कि यार मैंने तो पीछे कुछ भी नहीं, मैंने तो पलट के भी नहीं देखा। उसका नतीजा क्या हुआ? अब उसका नतीजा देखें। उसका नतीजा ये हुआ, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छा, बेपनाह ख्याल, हर चीज उनकी वो खुद लाके आते हैं। फिर भी आप कैसे मिस कर गए ये चीज? मैं यही तो कह रहा हूं आपको। अब मेरे बच्चे जो हैं वो अपने दादा को फॉलो करते हैं, और अब जब भी कोई चीज होती है ना, तो मेरे लिए एक जुमला आता है कि वो बीवी के लिए कि ये चीजें हैं। अब वो कोई चीज ले आएंगे कि ये सब चीजें पढ़िए अम्मी, आप अपनी पसंद की उठा लें, बीवी से कहेंगे अपनी पसंद की उठा लें, भाभी से कहें अपनी पसंद की उठा लें, भतीजी से कहेंगे अपनी पसंद की चीजें उठा लो, सब उठा ली, तो फिर अपनी बीवी से, अपने बच्चे से कहा ये तुमने लेना। जब ये माहौल में देखता हूं तो यार ये तो मैं इनमें कहीं भी नहीं हूं। मैं तो इस दायरे से बाहर हूं। मतलब मेरा इसमें कोई किरदार, मेरे बाप का किरदार, उसको देख के मेरे बच्चों ने अपने दादा को फॉलो किया, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब मैं एक आवाज सुनता हूं ना, शुक्र है मेरे बच्चे दादा पे गए, बाप पे नहीं। तो ये जो जुमला है, ये बहुत आसानी से गुजर जाता, मुझसे नहीं गुजरता, ठहर जाता।
और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ठहर जाए वो कहीं ना कहीं असर करती रहती है। मैं बच्चों को कहता हूँ यार मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे बच्चे दस्तरखान लगाते हैं हज़रत इमाम हसन का, मेरे बच्चे लंगर न्याज सब कुछ कर रहे होते। यार मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहा। अपने दादा अपने ताया उन सब को फॉलो करते हैं, अपने कज़न उनसे, हमारा एक फैमिली ग्रुप है औलादे अली, उसमें मेरे बड़े भाई उन सबको सब बच्चों को जोड़ के रखा हुआ है, सबको दीनी हवाले से गाइड करते रहते हैं। मैं तो इनमें कहीं भी नहीं। मुझे इसलिए फ़ख्र है अपनी फैमिली पे कि उन सब ने इनको जोड़ दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। मैं अपने बड़े बेटे सैयद अबू तुराब के साथ मैं मस्जिद से निकला ना, तो मस्जिद इमाम मौलाना यूसुफ साहब थे, वो मेरे पीछे, वो शायद कोई बात करते आ रहे थे, तो छोटा बच्चा मेरी उंगली पकड़ के चल रहा था। तो मैं जाते हुए मैंने उनकी बात का जवाब ऐसे जाते हुए देता हुआ गया, मैं जा रहा, तो उसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे रोका। उसने जब कहा ना कि अबू मौलवी साहब पीछे टुर के आंधे पे, बस मैं चाह रहा था जमीन फटे में नीचे उतर जाऊं। उफ, आज भी याद आता है कि उस बच्चे ने मुझे रोका, मैं कहां जा रहा था। मुझे ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि यार हमारा मस्जिद इमाम हमें दीन समझाने वाला, हमें कुरान समझाने वाला, वो कोई बात करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मैं लापरवाही से आगे जा रहा हूं, उसकी बात को सुनते हुए ऐसे ही मतलब पलट के देखा ही नहीं, जवाब देते हुए ऐसे निकल गए, बेटे ने रोका। तो वसी भाई ये जो चीजें हैं ना, ये अगर जॉइंट फैमिली में आपके दादा आपके ताया जब बच्चों को देते हैं ना, आप कहीं हार भी जाए, कहीं आप उस दायरे से बाहर भी निकल जाएं, तो आपके रिश्ते आपको संभाल लेते हैं। तो मेरा घर जो जुड़ा हुआ है मेरे रिश्तों की वजह से जुड़ा हुआ है, और मैं हर जगह जीरो पे हूं। मैं कहीं उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता कहीं भी। मैं एक बात आज पहली बार कहने लगा हूं। आज मेरे बच्चे फोन करते हैं कि अबू हम इंतजार में बैठे हैं, पहले आ जाइए घर। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने तो 40 साल पीछे रख दिया सब कुछ। तो आज मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये जो चीजें आपने पीछे छोड़ी हैं अब तो उनके साथ चल पड़। तो मेरे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। वो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठे करते हैं। मतलब मेरी वो सारी बातें मैंने इस शहर लाहौर में फाके किए हैं, 2.5 दिन इस शहर लाहौर में मैंने फाके किए हैं। और जब मेरे पास कुछ आया तो मैं बच्चों को वहाँ ले जाया कि दस्तरखान बिठाया, यहाँ मैं फाके करके इतनी देर रोया, वहाँ फाके किए, मैं बहुत रोया। यहाँ पे है कि मैंने किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताया मैं लाहौर में फाके कर रहा हूँ। मुझे बाप कहेगा आ जाओ, तुम्हारे पास जो टाइम था तुमने वो फाकों में गुजारा। अच्छा, मैं बच्चों को लाना चाहता था तो मेरे बाप का जुमला था, उस जुमले ने मेरी जिंदगी पलट दी। उन्होंने कहा क्या करोगे, मेरे बच्चों को ले जाओगे? मेरे बच्चे, वो मेरा बाप मेरे बच्चों को कह रहे मेरे बच्चे। आपको पता है कि औलाद की औलाद कितनी प्यारी होती है। मेरा बाप कहता है मेरे बच्चों को ले जाओगे, किराए के घरों में रखोगे, रोलोगे इनको, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बच्चे मत ले जाना, जाना तो जाओ, अपना शौक पूरा कर। उनकी डेथ के बाद 1 साल बाद, बरसी के बाद मेरी जुर्रत हुई मैं अपने बच्चों को लेके, और ये जुमला मेरे ज़हन में था। सबसे पहले मैंने जो काम किया, पैसे इकट्ठे किए, मैंने घर का प्लॉट लिया। घर का प्लॉट लेने के बाद फिर मैंने आसिफ अली पोता का मैं एहसान मान दूं, उनका ड्रामा था। मैंने उनसे बात, मुझे कहने लगे ये 2 ड्रामे हैं। मैंने कहा मुझे कुछ ना दे, लेंटर तो सामान पवा दे। उन्होंने कहा यार ठीक है, नुकसान फायदा एक तरफ, लेंटर का सामान मेरी तरफ में। इस तरीके से सारी बातें होती गई। अब मेरे पास थी उस वक्त एफेक्स, मैंने एक सीट रखी हुई थी, बाकी सीटों में मैं सीमेंट भी ढोता, ईंटें भी ढोता, मैं लेके आता चीज़ें, मजदूरों के साथ भी बैठता। मैंने जब घर बनाया और जब उस घर में मैं शिफ्ट हुआ, छत पे गया और मैंने कहा बाबा आपके बच्चों को मैंने छत दे दी, अब ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे किराए के मकान में रोल रहे हैं। आपके बच्चों के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, आपके बच्चे अपने घर की छत से निकलेंगे।
फिर गाड़ी ला के दी। मैंने कहा अच्छी तालीम, सवारी, घर, हर वो चीज आपको औलाद को देनी चाहिए। अपनी खुशियां, अपनी चीजें औलाद क्यों कुड़ती रहे कि मतलब आपने 4 पैसे बैंकों में जमा करने हैं, आपने अपने पास रखने हैं। तो आपको बच्चों को कोई चीज पसंद आई है तो आप ले आए। एक बात मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों की सुनी है इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बीवियों के नाम घर ना करो, बीवी के नाम ये ना करो। मैं इस हक में हूँ, अपनी ज़िंदगी में अपनी जो कीमती चीज़ है वो अपने बीवी बच्चों को दे दो, उनको खुश रखना चाहिए। अरे हम तो यार स्ट्रगल करते आए, स्ट्रगल करते निकल जाएंगे। हम तो अपना पार्ट अदा करने आए हैं इस दुनिया के स्टेज पे, हम निकल जाएंगे। तो उनके हवाले करें। हाँ, तो वो पीछे तो ऐसा दे के जाओ ना कि वो ये कहें कि यार ये चीज पसंद थी, बाबा ने कहा ये ले। तो इन चीजों का बस एक ख्याल रखना चाहिए। अब वो शो ऐसी जगह ले गए, मैं क्या आपसे सवाल करूं, मगर मैं फिर कहूंगा कि बहुत ही गैर मामूली बात आपने शेयर की। हमारे माशरे के हवाले से बड़ा हौसला चाहिए जो बात आपने शेयर की, मगर मैं समझता हूँ कि उससे लोग बहुत सीखेंगे। बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल सीखना घर जो हैं उनकी मोहब्बत में, बहुत सारे रिश्तों की मजबूती में इजाफा होगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल इस बात से। और इसका अदर जो है अल्लाह ताला आपको ही देगा, क्योंकि बहुत हौसला चाहिए जो बात आपने आज शेयर की। और वाकई हमें जगह जगह नज़र आता है इन रिश्तों में। जब ये सारी डिस्कशन हुई और फिर आपको ख़ुद भी रियलाइजेशन हुई, तो ये जैसे आज एक मोमेंट है आपने शेयर किया, या उसके बाद फिर आपके रवैये में तब्दीली आई जब बेगम साहिबा ने कहा? अब मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है, तो बस मैं ये सोचता हूँ कि कहीं इस चीज़ को, जो लफ्ज़ आता है ना कि शुक्र है अपने दादा पे गए हैं, बाप पे नहीं, तो कहीं वो लफ्ज़ अब ये सब दिखावे का क्या फ़ायदा। लफ्ज़ छोटे होते हैं लेकिन बहुत असर करते हैं। और मैं वहीं आऊँगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम बिखरने से बचा ले। ये आपने बड़ी अहम बात की। अपने रिश्ते में जिस फेज़ का, जिस रवैये का जिक्र किया, जो पूरा अगर हम इंटरव्यू देखें तो हर हवाले से एक ज़िम्मेदार आदमी है, वफादार है, मेहनत करता है, सब कुछ है, मगर ये एक छोटा सा जो केयरिंग का जो पार्ट था वो थोड़ा सा खला रह गया। वो खला। मुझे याद आ गया, बहुत पुराना शेर था, मगर पता नहीं क्यों बिल्कुल आपकी जो आपकी कैफियत है उस पर मुझे याद आ गया कि अब जो लौटे हो इतने सालों में, अब जो लौटे हो इतने सालों में, धूप उतरी हुई है बालों में। धूप उतरी हुई है बालों में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और यही है, आपने एक एतराफ़ किया, मगर यही एतराफ़ आपने अहलिया से कभी किया कि हाँ मुझसे ये गलत किया? बिल्कुल ये किया। मैंने कहा हाँ ये सब हुआ है मुझसे, लेकिन मुझे इस चीज़ का अब शदीद ये एहसास है कि कहीं भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरी कोई चीज़ ला के देने से उसकी क्या वैल्यू थी, और पैसे दे के ये कहना अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लेना, इसकी क्या वैल्यू। अब मुझे एहसास है, क्योंकि जब मुझे ये कहा जाता है ना, आप तो ड्रामा राइटर, आप एक्टर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ड्रामे लिखते हैं, बीवियों के एहसास लिखते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुक और मोहब्बत पे लिखते हैं, वो राइटर घर में क्यों नहीं झांकता? वो एक्टर पलट के घर में उस कैरेक्टर को क्यों नहीं देखता जो मुंतजिर है कि अभी कुछ मेरे लिए भी शायद होगा? तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बारीक इंसानी रिश्ते के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, घर के हवाले से बड़ी बारीक बात की आपने निशानदेही की। और अगेन मैं कहूँगा जिस जुर्रत से आपने एतराफ़ किया, ये वाकई। और मोहसिन भाई ज़रा कहीं और निकलते हैं। हैप्पीएस्ट मोमेंट जी, जिसने सबसे ज़्यादा मोहसिन गिलानी को खुशी दी हो ज़िंदगी में? मेरा पहला बेटा जब हुआ, सैयद अबू तुराब। मैं उन दिनों में मेरा एक प्रोजेक्ट था, ड्रामा था, जो कि मैं पिंडी में था उस वक्त। स्वरूप आनंद, कुलजीत सिंह और सारी पूरी टीम, उन्होंने कहा कि जी बेटा होया है ते असी
बरी इमाम जावांगे, ढोल बजावांगे, धमाल पावांगे ते देसी घ्यो दे दीवे बालांगे। वो सारे मेरी खुशी में खुश थे। और वो खुशी ऐसी थी कि जब आप ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसी औलाद से नवाजा है जो आपकी नस्ल को लेके आगे चलता है। मोहसिन भाई, जब आदमी करियर शुरू करता है तो आदमी जब उरूज पे पहुंच जाता है तो फिर तो सारी दुनिया देखती है, मानती है, मगर इब्तिदा में बहुत सारे लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और स्ट्रगल के दौर में बाज़ औक़ात बड़ी तल्ख़ जुमले, तल्ख़ रवैये भी फेस करने पड़ते हैं। ये मैं हमेशा इसलिए पूछता हूँ कि लोगों को एहसास हो कि नए आने वालों के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए, रुकावटें नहीं खड़ी करनी चाहिए, ताने मेने जुमलों से, जुगतों से उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अब आप कामयाब आदमी अपने शोबे में, मगर कोई ऐसी बात जो तल्ख़, जो जुमला को बात जो रह गई, गड़ गई हो, आज भी आपको याद आती होगी, यार उसने बड़ा मेरे लिए ये था कि जब मैं रेडियो करना चाह रहा था, थिएटर करना चाह रहा था, तो ये अच्छा नहीं समझा जा रहा था। उनके नज़र में, मेरे वालिदैन के, मेरे भाइयों के, उनकी नज़र में ये था कि थिएटर वो है जो मेलों पे होता है और मस्खरे अपना वो बनते हैं कार्टून से, और वो थिएटर लगता है मेलों पे, तो ये उस तरह का थिएटर। तो खैर ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। और फिर ऐसा भी हुआ कि घर में जब इख्तिलाफ हुआ तो मैं 10 साल अपनी नानी के पास रहा, बाइज़्ज़त तरीके से बोरिया बिस्तर उठाया और नानी के पास रहा। मतलब बहुत तल्ख़ जुमले, एक नहीं, मतलब ज़िंदगी ही तल्ख़ हो गई। और फिर हमारे ख़ानदान के बड़े मखदूम हामिद रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने मेरे कज़न के वलीमे पे मेरे वालिद साहब से बात की कि मुझे तो खुशी हुई कि ये आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो हम तो बाहर के मुल्कों में जब कोई ड्रामा देखने जाते हैं तो हमें तो 5-5, 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। इसको 2 साल 3 साल दो, जो ये करना चाहता है उसको करने दो, नहीं अगर कामयाब होता तो वापस आ जाएगा। तो वालिद साहब की जो खामोशी थी वो मेरे लिए एक हाँ थी। तो उसके बाद फिर मेरे अंदर एक एतमाद आया, वो डरा डरा सा बंदा अब खुल के परफॉर्मेंस करने लगा। मगर शुरू में जरा तल्ख़ दिन रहे। मैंने कहा तल्ख़ जुमला नहीं था, जिंदगी तल्ख़ थी। 10 साल मैं अपनी नानी के पास रहा, मुझे नानी ने पैसे दिए, नानी ने सपोर्ट किया, कुछ भी इस तरह से। तो नानी से तो बहुत ही गहरा ताल्लुक होगा आपका। जी जी। तो जब आप कामयाब हुए उस वक्त नानी हयात थी? नहीं ना, बस वही तो है कि जब अभी सफ़र जारी ही था कि नानी दुनिया से गुजर गई। मेमोरेबल मोमेंट तल्ख़ है तो 3 चीज़ें हैं आपस में जुड़ी हुई। पहली, जिस फैमिली के मेंबर, अपना भतीजा जो हमारा लाडला बेटा, भतीजे का जन्मदिन की पर्ची मैंने हॉस्पिटल से ली कि वो मतलब वो सर्टिफिकेट जो होता है उसका, बर्थ सर्टिफिकेट, वो लिया। उसका हादसा हो गया, जवान हुआ, हादसा हुआ मोटर बाइक पे। आज भी मैं ये कहता हूँ, अगर मोटर बाइक चलाते हुए आप हेलमेट नहीं पहनते तो कोई हादसा हो सकता है। वो हादसा हुआ, सर पे चोट लगी तो वो कोमे में चला गया और इस सारी चीज़। तो भाई ने जब इन सारी चीज़ों को कहा कि तुम देखो, तो उसी की डेथ सर्टिफिकेट मैंने ली। फिर एक मोड़ आता है, मेरी वालदा इस दुनिया से जाती, शब बारात वाला दिन था, मैं अम्मा के पास बैठा रहा। उन्होंने सब इस्लामाबाद वाले थे, सब बच्चों को कहा तुम लोग जाओ, मेरा बेटा आ गया। मैं बैठे उनसे बातें करते रहे। उनकी जब तबीयत खराब हुई, अब ये लम्हा कि जब वालदा का आखिरी वक्त था, एक हाथ मेरा उनके दिल पे था, दायां हाथ उनके सर के नीचे था, और माँ की आंखें मेरा चेहरा देख रही थी। रूह परवाज। अब माँ की आंखें बंद कैसे करें, आपका चेहरा देख रही। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूं, मैं लाडला हूं फैमिली का। वो माँ जो कहती है मेरा बेटा आ गया, अब सब चले जाओ, वो आपका चेहरा देखे जा रही है, रूह चली गई, अब आपने आंखें बंद करनी है। वो मैं बता ही नहीं सकता कैसे आंखें बंद की। फिर वो लम्हा जब मेरी बेटी, उसकी सैयदा फातिमा की शादी हो गई, बेबी होने वाला था, तो उसने मुझे कहा, अबू मेरी ये ख्वाहिश है कि जब बेबी हो तो आप गोद में उठाना, उसको प्यार करना, जैसे मुझे प्यार करते हो तो मेरी बेटी को भी ऐसे। मैंने कहा अच्छा। मेरा ड्रामा घुगी चल रहा था, लाहौर में ड्रामा कर रहा था घुगी।
तो उसमें मैंने कहा था कि इन दिनों में मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वहाँ गए, बेपनाह प्यार मोहब्बत बातें। डिलीवरी के बाद जब आए तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। हमने कहा कि यार ये मसला है, वो करी, वो डॉक्टर साहबा चली गई। हम उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, उसने, मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा, वो कह रही है कि अबू मैं मरदी पई हाँ, मेरी लत्तें जो रूह निकल गई अबू। अब वो जो जिगर का टुकड़ा, आपकी पहली औलाद आपका हाथ पकड़ के ये कह रही हो और आपको समझ ना आ रही, आप डॉक्टरों को आवाज़ें दे रहे हो और उस वक्त वो लेके स्ट्रेचर पे भाग रहे हैं और इमरजेंसी बहुत दूर है और वहां भागते भागते गए हैं कि जी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनमें जुर्रत नहीं हो रही कि वो ये बताएं कि हुआ क्या। इतने में मैं उनका नाम नहीं ले चाहता, उन्होंने सारा वार्ड खाली करवा दिया, लोगों को हटा दिया इमरजेंसी से, हर चीज़ दूर कर दी और मुझे कहने लगे आप ऑफिस में तशरीफ लें। मैंने कहा क्यों? मेरे डॉक्टर आ गए, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, मैंने कहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बिठाते हैं, सब डॉक्टरों को बुलाया कि इनको बताएं कि जी आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं सख्ते में बैठा हूँ, वो मेरी जो बेटी है मेरे बड़े भाई की बहू है, वो इस्लामाबाद है, मेरा बड़ा भाई भी साथ बैठा है, हम दोनों बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो बेटी दुनिया में नहीं रही। अब परेशान है। मुझे बाद में पता लगा, उन्होंने बाद में मुझे पता लगा कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं कहीं यहाँ मीडिया के लोगों को बुलाऊंगा तो एक बहुत बड़ा हंगामा होगा और इस हॉस्पिटल का नाम होगा। और अरे भाई मुझे तो होश ही नहीं है, मेरी तो जिगर का टुकड़ा मेरे सामने चली गई, वो तो इस दुनिया से चली गई बेटी को जन्म देके। उसके बाद अब बात आती है कि हमने डेड बॉडी, देखो जब आप जिगर के टुकड़े को डेड बॉडी कहते हैं ना, बड़ा हौसला चाहिए वसी भाई। तो मुल्तान लेके आना है और जीटी रोड से उस वक्त कोई 8 से 9 घंटे या 10 घंटे का सफ़र है पिंडी से मुल्तान आने का। हर जगह इतला दे रहे। अब देखें, बच्ची पैदा हुई, मिठाइयाँ तकसीम हो गई हॉस्पिटल में, लाहौर में, मुल्तान में, और जिस सेट से मैं आया था मैंने बताया बेटी हुई, तो वहां पे भी 2 घंटे बाद हम फोन करें या डेथ हो गई, मेरी बेटी की डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, और चैनल ने न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया। अब हम निकले हैं डेड बॉडी के लिए कि जी एम्बुलेंस, हम बाहर खड़े हैं, तो एक जो वहाँ की वार्ड की इंचार्ज थी रोते हुए मेरे पास आई है, सारा मजमा लगा हुआ था, सब लोग इकट्ठे थे। वो कहती है कि आप बेटी के दुख में नवासी भूल गए हैं, वो नर्सरी में। अब जब मैं नवासी को हम नर्सरी में लिया कि इसने तो ना माँ को देखा ना माँ ने बेटी को देखा, तो उसको लेके जब हम बाहर आए, एक मजमा था, कोई वीडियो बना रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, कि मैं नवासी को लेके हम खड़े। मुझे अब डर लगता है, मैं एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुन सकता। 10 घंटे पिंडी से मुल्तान तक एम्बुलेंस मेरे साथ साथ है और मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं जिस बेटी की खुशी के लिए आया था, मेरी बीवी को पीछे बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार वो कह रही है कि मैं तो इसको लेने आई थी, क्या हुआ? अब वो किसी मोटरवे पे किसी जगह सफर नहीं कर सकती, ना वो ना मेरी छोटी बेटी, वो भी डिप्रेशन में। तो ये जो ऊपर नीचे इस तरह की चीजें हैं, इनको कैसे जिंदगी से निकाल सकते? मेरे दामाद ने, जो मेरा भतीजा, उसने अपनी बेटी का नाम भी सैयदा फातिमा रख दिया कि हम फातिमा के नाम से बुलाते रहें। अब हम उस घर में, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम कोई भी नहीं जाते। मुझे मेरे भाई का फोन आता है कि यार इस बच्ची का कसूर तो बता, इसको नाना नानी का प्यार नहीं मिलेगा, इसको पहचान कैसे होगी रिश्तों की? मैंने कहा मैं आऊंगा। अब उस घर की सीढ़ी चढ़ के जब आप आवाज देते हैं ना फातिमा, दरवाजा नहीं खोला जाता।
बस ये चीजें सारी इस तरह से जिंदगी में आ गई। वो बातें करती थी, वो ऐसी बेटी थी मेरी। डेली रात को, मैं कराची में होता था, डेली रात को 11 बजे फोन आना, अबू आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया गोली का। वो आवाज मेरे कानों में गूंजती, वो बातें आप सोच नहीं सकते। कि फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो बेटी की शादी के सीन थे। मैं अस्मा अब्बास का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, उसने बहुत उस सूरत हाल में संभाला। बेटी की शादी के सीन कर रहे, एक बेटी को दफना। मेरे भाई ने भी जवान लाशा उठाया। मैं मौत से नहीं डरता। हम हमेशा अपने बुजुर्गों के लिए कब्र में लेटते हैं, उनकी तदफीन करते हैं। हमें मौत से नहीं, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान घरों के पास है, हमारा जनाना मर्दाना हमारी 4 दीवारी के अंदर ही है सब कुछ। वो मैं उसको लहद में नहीं उतार सका अपने हाथ से। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि बस ये सारी चीजें जिंदगी में इस तरह से जुड़ी हुई। मोहसिन भाई, अल्लाह ताला आपको क्या कुछ कहने को होता ही नहीं बात। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, प्यारों के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और वही बात है मोहसिन भाई, आखिर में एक ही चीज़ है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, इन्नल्लाह मास साबरीन। बस और उसी भाई, इसी से उसकी बेटी के इंतकाल के बाद मैं इस तरह बोलने लग गया, सीन याद करता था, ब्लैंक हो जाता था। मैं फिर रोया कि आज मैं ये बात शेयर कर रहा हूं आपसे। मैं रोया कि अल्लाह कितने लोगों की जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई। हमारा तो शोबिज़ वैसा है कि यार वो फारिग हो गया है, वो ख़त्म है, वो भाई वो डायलॉग याद नहीं होता, वो यार ततलान लग गया है, बस ये कह के हमें एक कोने में बिठा देंगे। कोई नहीं देखता कि कितना टूटा हुआ हमारा दोस्त है तो उसका साथ दो, उसके साथ। हाँ, ना ना ना, ऐसा नहीं है कि उसी को सबसे पहले कहते कि यार किसी और आर्टिस्ट को ले रहे, इनको रहने दे। तो अल्लाह ने फिर से हिम्मत दी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने सबको लेके चलना है। वो नन्ही फातिमा है, हाँ, वो छोटी फातिमा है, वो है। बस ये जिंदगी है, साथ साथ चल रही, क्या कर सकते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, सब्र दे, हौसला दे, आमीन, और सेहत अता फरमाए, आमीन, और मज़ीद आपके हुनर में बरकत अता फरमाए। जैसा कि आपने कहा, कितने सारे लोग आपसे जुड़े हैं और कितना दुनिया आपसे, यहाँ भी पाकिस्तान से बाहर बराबर कितना बड़ी आपसे दुनिया लोग मोहब्बत करती है, प्यार करती है। और अब अल्लाह का निज़ाम तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते कि किसकी दुआएं जो हैं वो दोबारा आप देखें ना, आप आज आप इस दुख को झेल रहे हैं, ये बग़ैर दुआओं के मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत ही कहते ना हिला के रख दिया आप। क्योंकि आप अम्मा की बातें कर रहे थे ना, अम्मी अम्मी, तो मैं उधर ही घूम रहा था। मैंने जब नई गाड़ी निकलवाई शोरूम से, उससे एक दिन पहले मैं अपनी अम्मा को लाहौर लेके आया। उस गाड़ी में अम्मा को बिठाया और लाहौर घुमाया। वो रो रही थी। मैं क्या अम्मा क्यों रो रही है? कहती तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारे दुख ही देखे। वो कहता था मेरे बच्चों को ना ले जाओ, काश वो तुम्हारे घर में तुम्हारी गाड़ी में वो बैठता। मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरी अम्मा तो है ना, बस मेरे लिए यही दुआ करना कि मेरी अम्मा ने ये चीज़ें देखी। और वो भी जब आखिरी बार मेरे किसी बेटे के घर नहीं जाती थी, मेरे पास लाहौर आके रहती थी। और जब आखिरी बार वो जाने लगी तो मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से कि ए मेरा आखिरी फेरा है, वल मैं ना आसा तो सब बहुत खिदमत की थी, मेरे को माफ़ चक्कर। मैं क्या अम्मा क्या फिर वो नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप आए और जिस तरह से आपने अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत से अपनी बातें शेयर की, मेरे ख्याल में लोगों ने बहुत उससे सीखा होगा।
और लोगों ने ये भी सीखा होगा कि बाज़ औक़ात हमारे सामने एक बहुत मजबूत और तनुमंद आदमी होता है, मगर अंदर से बिल्कुल मोम की तरह होता है। मेरे बारे में कहते हैं सब कराची के लोग ये भी कि यार आप आते हैं सेट पे रौनक हो जाती है, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते चेहरा, ये तो आप ये बातें भी ज़रा बताइए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और क्या कहूँ मैं, अगेन मोहसिन भाई आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, इस दुख में आमीन आमीन कमी फरमाए। सुमान। ये बहुत ही इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।